नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हंस कर कबूल क्या कर ली सजाएं मैंने, हंस कर कबूल क्या कर ली सजाएं मैंने, आपने तो दस्तूर ही बना दिया हर इल्जाम मुझ पर लगाने का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। तो आज बच्चों हम जैसे बच्चों की भारी डिमांड आ रही थी, सर आप मॉडर्न इंडिया करवाइए। तो आपका अभी एग्जाम है ना बच्चों, वैसे तो आपका ग्राम सचिव का एग्जाम नियर बाय है, कोई भी एग्जाम कर लेना, किसी भी वन डे एग्जाम कर लेना, कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम सिलेक्टेड टॉपिक है ना आपको पहले करवाएंगे। एंशिएंट इंडिया मैंने आपको कंप्लीट जीके भाई प्रदीप सर पे करा दिया है, मिडवल करा दिया है, अब मॉडर्न के कुछ टॉपिक करवा दिए हैं। अब एग्जाम तक मेन टॉपिक आपको कंसेप्ट वाइज में और करवा दूंगा। और वैसे बच्चों अगर जो बच्चा है ना और अगर ये फास्ट है ना करना चाहता है ना, तो बच्चों दुरीना पढ़ना 499 रुपए का कोर्स है। दुरीना का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। उसमें ना कंप्लीट मेरा हरियाणा जीके का कोर्स रहेगा, उसमें अपडेटेड हरियाणा जीके विद करंट अफेयर रहेगी, कंप्लीट हरियाणा जीके रहेगी। और कंप्लीट इंडिया जीके में बच्चों एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बच्चों कुछ वर्ल्ड जीके के भी टॉपिक है। तो वो सारा 499 रुपए का कोर्स है, अगर अच्छा लगे तो देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी बच्चों मैं आपको करवाता हूँ। आज हमें ना ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन में आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। एक एक डिटेल से सारी की सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना ब्रह्म समाज की बात आई ना, तो हमारे सामने नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय का नाम आता है। और राजा राम मोहन रॉय का जन्म है ना बच्चों 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था। किताबों में आपको 1774 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। विवाद बताया जाता है इनके जन्म पर, कई किताबें 1774 भी बताएगी, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। राजा राम मोहन रॉय का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और बच्चों ये ऐसे महान समाज सुधारक है, मैं तो कहूंगा भारतीय इतिहास के ना सबसे बड़े महान सुधारक थे। इन्हें इसीलिए ना पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अब आप कहोगे पुनर्जागरण क्या होता है बच्चों? नींद से दोबारा जगाना, नींद से दोबारा जगाना। अब नींद से दोबारा जगाने का मतलब नहीं है कि राजा राम मोहन रॉय ने पानी के छिंटे मारे और भारतीयों को नींद से जगाया था, ऐसा नहीं था बच्चों। जो भारतीय है ना कुरीतियों में जकड़े हुए थे ना, उनको दोबारा से जगाने का काम किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इन्हें बच्चों भविष्य व वर्तमान के मध्य सेतु कहा जाता है। भविष्य व या वर्तमान व भविष्य के मध्य क्या कहा जाता है? वर्तमान व भविष्य या भविष्य व वर्तमान के मध्य क्या कहा जाता है? सेतु कहा जाता है। सेतु है ना पुल को कहा जाता है। और राजा राम मोहन रॉय को ना युग दूत की संज्ञा दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी पेपर में आता है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा था? ये कोई इंसान नहीं थे, ये तो क्या थे? दूत थे। देखो नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और इनकी मृत्यु राजा राम मोहन रॉय जी की 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है। तो भी देख लो इनके जन्म के टाइम में तो नेताजी थे नहीं। तो इससे आइडिया होता है नेताजी भारतीय इतिहास के प्रति कितने जागरूक हुआ करते थे। तो आज हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पूरी बताएंगे। ये बचपन से ही कहते हैं बच्चों, इन्होंने ना अंग्रेजी भी सीखी थी, फारसी भी सीखी थी, उर्दू भी सीखी थी, 7 से 8 भाषाओं का ना, इंग्लिश भी आती थी इनको, 7 से 8 भाषाओं का इनको क्या था? ज्ञान था राजा राम मोहन रॉय जी को। और जो जितनी बच्चों इंटेलिजेंट जितना ज्यादा पढ़ता है ना, तो उसका नाम है ना होगा ही होगा। तो बच्चों अक्सर कहा जाता है शिक्षा है ना शेरनी का वो दूध है जो पिएगा ना वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा कभी भी बच्चों आपकी कभी क्या नहीं जाएगी?
व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज सारे की सारी चीजें राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे महान समाज सुधारक हुए हैं। पहले ना 7 समुंदर पार जाना ना मतलब कहता है अगर भारतीय 7 समुंदर पार चले गए ना तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वो है ना अपने धर्म को भूल जाएंगे, ऐसी मान्यता होती थी। तो ये जब ब्रिस्टल इंग्लैंड जाएंगे ना राजा राम मोहन रॉय, जब अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि देकर विलियम फोर्थ के दरबार में गए थे ना, तो ये समुद्री रास्ते से गए थे। तो समुद्री रास्ते से विदेश जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। तो इनके ना आज हमें इंपॉर्टेंट सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूं। 1809 में ना इनकी एक बच्चों पत्रिका पक्की पूछी जाती है जिसे हिंदी में एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता है, पेपर में आया था। तू है फतुल उल मुवाहिदीन, तू है फतुल उल मुवाहिदीन। ये क्या होती थी? इनकी रचना होती थी। ये किस भाषा में होती थी बच्चों? फारसी भाषा में होती थी। इसे क्या कहा जाता था बच्चों? एकेश्वरवाद का उपहार इसका हिंदी अनुवाद है। इसे एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता था। यानी राजा राम मोहन रॉय है ना बच्चों, ये क्या मानते थे? ये राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि हमें है ना एक ही ईश्वर पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। पेपर में बहुत बार आता है। ये इनकी फारसी भाषा में थी और इन्होंने हमेशा से कहा था हमें बहु प्रथा का विरोध करना चाहिए, एक ही ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। तो है ना इन्होंने हिंदू धर्म में जो व्यापक बुराइयां थी ना बच्चों, उन पर आवाज उठाई ना, तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये ईसाई बन जाएंगे। बाद में इन्होंने एक प्रिंसेस ऑफ जीसस रचना लिखेंगे, उसमें ना ये ईसा मसीह को जो लोग देवीय शक्ति मानते थे ना उसका भी इन्होंने विरोध किया। तब लोगों ने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, तो समाज सुधारक है, यानी अच्छाई को अपनाने वाले हैं और बुराई को छोड़ने वाले हैं। तो पहली रचना पूछी जाती है तू है फतुल उल मुवाहिदीन। ये फारसी भाषा में थे। इसे एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता है। 1814 में ना इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने किसकी सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और 1816 में ना इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। किस सोसाइटी की स्थापना की थी? वेदांत सोसाइटी। ये वेदांत सोसाइटी है बच्चों। 1825 में ना ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? वेदांत कॉलेज की भी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। तो इसका याद रख लेना बच्चों। 1814 में आत्मीय सभा की, 1816 में वेदांत सोसाइटी की और 1825 में वेदांत इन्होंने क्या किया था बच्चों? वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। पेपर में आता है 1817 में ना इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में उन्होंने किस कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना है ना एक अंग्रेज के साथ मिलकर की थी, डेविड हेयर। ये पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से की थी? तो 1817 में ना इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर की सहायता से ना। इन्होंने 1817 में किस कॉलेज की स्थापना की थी बच्चों? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहायता से, 1825 में वेदांत कॉलेज की भी क्या की थी? स्थापना की थी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इनसे ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 1820 में ना प्रिंसेस ऑफ जीसस की रचना की थी। 1820 में किसकी रचना की थी इन्होंने? प्रिंसेस ऑफ जीसस की इन्होंने रचना की थी। और इसमें ना इन्होंने ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म उसकी ना बुराइयों पर आवाज उठाई थी। किस पर आवाज उठाई थी? इसकी कुरीतियों या बुराइयों पर क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। पहले ईसाई धर्म वाले सोचते थे ये हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई अपना लेंगे, लेकिन जब इन्होंने ईसाई धर्म की भी क्या थी बुराइयां की थी। 1821 में संवाद कौमुदी वाला बच्चों बहुत बार आता है। 1821 में इनकी पत्रिका कौन सी आई थी? संवाद कौमुदी आई थी। कौन सी आई थी बच्चों? संवाद कौमुदी आई थी। और इसकी भाषा एक बार पूछी गई थी, किस भाषा में थी?
बांग्ला भाषा में थी। वो तुहफतुल उल मुवाहिदीन वो फारसी भाषा में थी। और 1821 में संवाद कौमुदी आई थी बच्चों, वो किस भाषा में होती थी? बांग्ला भाषा में होती थी। संवाद कौमुदी किस भाषा में होती थी? इनकी रचना बांग्ला भाषा में होती थी। कौन सी रचना होती थी बांग्ला भाषा में? संवाद कौमुदी होती थी। किस भाषा में होती थी बच्चों? बांग्ला भाषा में इनकी रचना होती थी। और एक बार पूछा गया था बच्चों, 1822 में इनका एक अखबार आया था फारसी भाषा में, मीरात उल अखबार। 1822 में मीरात उल अखबार आया था। मीरात उल अखबार आया था 1822 में। ये भी किस भाषा में था बच्चों? फारसी भाषा में था। 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में। 1822 में मीरात उल अखबार किस भाषा में आया था बच्चों? फारसी भाषा में आया था। और इन्होंने ना ब्रह्मोलॉजिकल 1822 में ना ब्रह्मनिकल मैगजीन 1822 में इंग्लिश भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन ये किस भाषा में आई थी बच्चों? इंग्लिश भाषा में आई थी। तो आप लगा सकते हो बच्चों, इनको ना सभी भाषाओं का क्या होता था? ज्ञान होता था। और 1825 में ना मैंने आपको बताया था इन्होंने वेदांत कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। और तब जाकर ना बच्चों 1828 में आकर ना ये किस समाज की स्थापना करेंगे? ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। तो बच्चों अचानक से कोई समाज चर्चा में नहीं आता। अगर कभी भी ना जीवन में पहचान बनानी है ना तो भीड़ से हटकर चलना होगा। ये भीड़ से हटकर चले थे। देखो 1809 में तुहफतुल उल मुवाहिदीन 1809 में आई है। और उसके बाद निरंतर प्रयास करते रहे थे, तब जाकर 1828 में ब्रह्म समाज आया है। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में प्रिंस स्टेप्स ऑफ जीसस आई। 1821 में जो संवाद कौमुदी आई। 1822 में इनकी दो रचना मीरात उल अखबार आया और ब्रह्मनिकल मैगजीन आई इंग्लिश भाषा में। तो मतलब क्या है, बंदे ने इतनी मेहनत की थी कि लोग है ना अचानक बच्चों जो आप कहोगे ना लोग वो कभी नहीं करेंगे, जो आप करोगे ना लोग वही करेंगे। इसलिए ना आपको एग्जाम्पल है, दुनिया है ना आपके कहने से नहीं, दुनिया आपके करने से बदलेगी। तो इस बात पर ध्यान रखना। 1825 में इन्होंने वेदांत की, 1817 में हिंदू कॉलेज है, 1825 में वेदांत कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। और बच्चों ये है ना किस शिक्षा के पक्षधर होते थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय है ना ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर होते थे। किस शिक्षा के पक्षधर होते थे? अंग्रेजी शिक्षा के। आज भी बच्चे इंग्लिश के बारे में बोल देते हैं कि सर अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो वो पेपर में आता है वह कौन सा भारतीय समाज सुधारक था जो अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था? तो वो भारतीय समाज सुधारक है ना राजा राम मोहन रॉय थे, जो अंग्रेजी शिक्षा का क्या थे? पक्ष रखते थे। हो सकता है आज के युवाओं को ये अच्छे ना लगे। अगर भारत को आजाद करवाने में बच्चों सबसे बड़ी भूमिका है ना मैं कहूं अंग्रेजी भाषा ने निभाई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले बच्चों अंग्रेज है ना भारत के सामने ना उनको लूटने की योजना बनाते रहते और भारतीय उनको सुनते रहते, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं थी। और जब इंग्लिश भाषा का ज्ञान होने लगा तो अब भारतीय ऐसा बिहेव करते अंग्रेजों को कि उन्हें समझ नहीं आता और अंग्रेज योजना बनाते तो वो भारतीयों को पता चल जाती। तो बच्चों आजाद करवाने में भी अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। अब कुछ बच्चे अंग्रेजी में हाथ तंग है ना तो वो यही सोचते हैं कि उनको इंग्लिश आ नहीं सकती। बच्चों क्लास में कभी ना मेंटलिटी बनाकर मत बैठना कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। बाद में चाहे मैडम कितनी भी अच्छी इंग्लिश पढ़ा ले आपको इंग्लिश से नहीं आएगी। आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग है ना इंग्लिश की तरफ कम और मैडम की ओर ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंग्लिश तो आनी नहीं, बोला मैडम की ओर ही ध्यान कर लेते हैं। अरे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज है, आ जाएगी। इंग्लिश कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो नहीं आएगी, लैंग्वेज है, लैंग्वेज आ जाएगी। मेहनत करोगे तो इंग्लिश आ जाएगी। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए किसने आवाज उठाई थी? राजा राम मोहन रॉय ने। और इन्होंने बच्चों 1829 में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इन्होंने ना सती प्रथा को अवैध घोषित करवा दिया था। किस प्रथा को? सती प्रथा को अवैध घोषित करवा दिया था। कहते हैं बच्चों इनके भाई की ना
मृत्यु हो जाती है और उनकी भाभी को जबरदस्ती है ना आग में उनके चिता के साथ जला दिया जाता है। इन्होंने बहुत कोशिश की और उस टाइम है ना अपने भाभी की मृत्यु के भाई और भाभी की मृत्यु के बाद इन्होंने सौगंध खाई थी, मैं सती प्रथा को बंद करवाऊंगा। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर क्या लगवा दिया था बच्चों, प्रतिबंध लगवा दिया था। अंग्रेज गवर्नर जनरल का पूछे तो विलियम बेंटिक के प्रयासों से, विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था बच्चों। और 1830 में ना इनको ना राजा राम मोहन रॉय को ना एक मुगल बादशाह होता था अकबर सेकंड, इन्होंने ना किसकी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। और इनको ना बच्चों किसके दरबार में भेजा था, विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। किस लिए भेजा था बच्चों, पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था। इतना याद कर लेना, सेकंड ने फोर्थ के दरबार में भेजा था। तो अकबर सेकंड ने ना इनको मतलब विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। राजा की उपाधि, ये वो कोई राजा नहीं थे, कहीं आप फीलिंग ले जाओ, इनको रियल राजा की उपाधि दी थी, ये वो राजा नहीं थे बच्चों। इनको राजा की उपाधि इसलिए दी ताकि है ना कोई अंग्रेज ऑफिसर के आगे उनको कोई जाकर कह देना मोहन राय आया है, तो उनके ना कान पर जूं नहीं रेंगती थी। और उनको कोई जाकर सैनिक कहते कि राजा राम मोहन रॉय आया है, तो वो सोचते कहीं औरंगजेब टाइप का राजा आ गया तो सर्विस कर देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो जल्दी बुलाते राजा जी इधर आओ, इसलिए इनको राजा की उपाधि दी गई थी बच्चों। ये फितरत होती है, लोग है ना खैरियत और हैसियत वाली बात अक्सर मैं बच्चों के साथ करता हूं। सपोज करो बच्चों आप अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रात को 2 रातों की आपकी नींद है और आप मम्मी से ये कहकर सोते हो मम्मी मेरा कोई भी दोस्त आए ना मेरे को उठाना मत, चाहे कोई भी आ जाए। अब है ना मतलब कोई बार कह दे कि रामफल आया है, ठीक है, तो रामफल आया है तो मम्मी मना कर देगी ना कि मेरा बेटा घर पे नहीं है। अगर कोई आए और मम्मी पूछे कि कौन हो आप, तो वो कहेगा कि डीसी हूं, मैं डीसी हूं और मैं प्रदीप से मिलना चाहता हूं। तो मम्मी भी कहेगी ना कहीं डीसी आया है तो कोई जरूर कोई काम होगा ना, तो मम्मी भी, और मेरे को पता चलेगा डीसी आएगा तो खड़ा हो जाऊंगा ना। तो ये चीजें होती है बच्चों, ये एग्जाम्पल मैंने मेरा लिया है, कहीं कोई हर्ट ना हो जाए, लेकिन ये वास्तविकता है बच्चों। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, इसीलिए इनको राजा की उपाधि देकर भेजा गया और उनको ना विलियम फोर्थ ने इनको इज्जत पूर्वक अपने दरबार में बुलाया। तो बच्चों ये 7 समुंदर पार करके जाने वाले ना, 7 समुंदर पार जाने वाले हैं ना पहले भारतीय थे राजा राम मोहन रॉय। और भारतीय पत्रकारिता का भी इनको जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। इससे पहले इतनी पत्रकारिता नहीं आती थी, तो इन पत्रकारिता को अलग रूप देने का काम किया था। ये पेपर में पूछा गया था बच्चों, एक बार सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि 1830 में ना ये जब चले गए थे ना, तो आर्य समाज की ना कमान रामचंद्र बगीस को सौंप कर चले गए थे, रामचंद्र बगीस। और रामचंद्र बगीस ने ना 1830 से लेकर 33 तक ब्रह्म समाज किसकी कमान सौंप कर चले गए थे, ब्रह्म समाज की। और 1830 से लेकर 33 तक है ना ब्रह्म समाज की कमान किसने संभाली थी बच्चों, रामचंद्र बगीस ने संभाली। और 1833 में ना किसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु से भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। मृत्यु कहां पर होती है बच्चों इनकी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी क्या हो जाती है मृत्यु। तो पहले भारतीय समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु कहां पर हुई थी बच्चों, बाहर हुई थी या इंग्लैंड में हुई थी। तो राजा राम मोहन रॉय को हम सैल्यूट करते हैं कि उस शताब्दी में रहकर बिना कितनी अच्छी सोच थी, इसलिए इन्हें वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का जो योगदान था ना बच्चों हम भुला नहीं सकते। हाँ, लाइट ऑफ एशिया है ना वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, लेकिन भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इनकी एक एक विचारधारा पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सती प्रथा को तो बंद करवाया, और इन्होंने बच्चों बहुत सी कुरीतियों पर भी आवाज उठाई थी, जैसे बाल विवाह पर भी इन्होंने आवाज उठाई थी, ठगी प्रथा पर भी क्या उठाई थी इन्होंने, आवाज उठाई थी। ठगी प्रथा को भी कहते हैं बंद करवाने में ना राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान होता था।
ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना। 1833 में ना ये भारतीय इतिहास का वो काला साल था जिसमें हमने एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक को खो दिया। तो राजा राम मोहन रॉय का इतिहास हमेशा के लिए ना बच्चों ये ऐसे है ना, ये युगदूत, इन्हें यूं ही तो कोई युगदूत नहीं कहलाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की संज्ञा दी। अब इनकी मृत्यु यानी जब ये ब्रिस्टल इंग्लैंड गए तो पीछे से ना 1830 तक है ना, ये 1830 से 33 तक तो रामचंद्र जी को सौंप कर चले गए थे। बाद में पेपर आता है बच्चों 1833 से लेकर ना 1843 तक पेपर में ये पूछा जाता है। 1833 से लेकर 1843 तक द्वारिका नाथ टैगोर, 1833 से लेकर 1843 तक ब्रह्म समाज को किसने संभाला था? द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाला था। बाद में द्वारिका नाथ टैगोर की 1843 में मृत्यु हो गई, तो 1843 में आ गए देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर आ गए थे। और इसी टाइम पर ना ब्रह्म समाज में एंट्री हुई थी केशव चंद्र सेन की। किसकी एंट्री हुई थी? केशव चंद्र सेन की एंट्री हुई थी। और केशव चंद्र सेन बड़े ही क्या होते थे? उदारवादी होते थे। और इन्होंने ना ब्रह्म समाज को बहुत आगे बढ़ाया था। और इनको देवेंद्र नाथ टैगोर ने ना केशव चंद्र सेन को क्या नियुक्त कर दिया था? आचार्य नियुक्त कर दिया था। और ये इतने उदारवादी थे, हर एक समाज को ना आर्य समाज, ये सॉरी ब्रह्म समाज में, ये देखो बच्चों नाम गलती से आर्य समाज लिया जा रहा है लेकिन है ये ब्रह्म समाज। द्वारिका नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को कब से कब तक? 1833 से 43 तक। बाद में द्वारिका नाथ टैगोर की मृत्यु हो जाएगी, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर आएंगे 1843 से आगे के लिए। और 1830 से 33 तक रामचंद्र बगीस ने कमान संभाली थी ब्रह्म समाज की, इतना याद रख लेना। आगे पूछा जाता है बच्चों सबसे ज्यादा कि 1865 में ना इनको आचार्य पद से हटा दिया गया था। केशव चंद्र सेन को ना 1865 में किस पद से हटा दिया गया? आचार्य पद से हटा दिया गया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे? उदारवादी हो चुके थे। फिर कहते हैं बच्चों 1865 में ही ना ये ना ब्रह्म समाज है दो भागों में बंट जाएगा आगे। एक तो रहेगा ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। कितने भागों में बंट गया? ब्रह्म समाज में बंट गया और एक आदि ब्रह्म समाज में बंट गया। आदि ब्रह्म समाज में बंट गया। और आदि ब्रह्म समाज को ही बच्चों भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज भी किसको कहा जाता है? आदि ब्रह्म समाज को कहा जाता है। इसके तो कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर ही थे। और इसके प्रवर्तक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। और ये आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज है ना बच्चों ज्यादा चर्चा में रहेगा। और इसी की सहायता से कहते हैं इन्होंने ना बच्चों एक ब्रह्म विवाह, एक केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ना ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ था। ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ था। इसमें कहा गया कि कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए लड़कियों की, और विवाह से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन बच्चों वही बात है 1878 में ना ये केशव चंद्र सेन ने ना अपनी एक 12 साल की बेटी की शादी है ना बिहार के क्या कर देते हैं? बिहार के एक राजा से अपनी 12 साल की बेटी की क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। जिस बुराई के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी उसी में ये क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। फिर लोगों का ना आदि ब्रह्म समाज से विश्वास उड़ जाता है। फिर ये दो भागों में आगे बंट गया और धीरे धीरे है ना ब्रह्म समाज के इतने टुकड़े हो गए कि ये डायनासोर की तरह लुप्त हो गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें आपको याद है रखनी है। लेकिन ना बच्चों ये कंसेप्ट है ना कितना भी अच्छा करवा लो है ना, मतलब कंसेप्ट पे व्यू नहीं आएंगे। मेरे को पता है बच्चों को ना पकी पकाई चीजें चाहिए। ये सिंपल 10 क्वेश्चन करवा दो, बच्चे बहुत खुश होते हैं। एग्जाम में बच्चों कंसेप्ट आपको हो गया ना तो कोई बड़ा से बड़ा लेवल का एग्जाम दे देना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज की हमारी ये पहल आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में 1809 में तुहफतुल उल मुवाहिदीन एकेश्वरवाद का उपहार, 1814 में आत्मीय सभा,
1816 में वेदांत सोसाइटी, 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की सहायता से, 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस, 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरात उल अखबार और 1822 में ही ब्रह्मनिकल मैगनीज जो इंग्लिश भाषा में थी, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कराया, 1830 में अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी, 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में देहांत हो गया। तो जब ये इंग्लैंड गए तो 1830 से 33 तक ब्रह्म समाज को रामचंद्र बगीस ने संभाला, फिर उनको पद से हटा दिया गया इनकी मृत्यु के बाद। 1833 से 33 से 43 तक देवेंद्र नाथ ये द्वारिका नाथ टैगोर, फिर 1843 से आगे है ना ये देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाते हैं। और इन्होंने आचार्य पद किसको दे दिया था? केशव चंद्र सेन को। वो उदारवादी थे इसलिए 1865 में उनको पद से हटा दिया। फिर ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। पुराना ब्रह्म समाज तो देवेंद्र नाथ टैगोर संभाला करते थे, नया या आदि ब्रह्म समाज उन्हें केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट आया था। लेकिन ना इन्होंने बच्चों क्या किया था, खुद है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट 1878 में एक अपने 12 साल की बेटी की शादी किससे कर देते हैं? बिहार के राजा से। तो लोगों ने ना इनकी बात को भी मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो बच्चों ये है ना, इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, कोई मर्जी एग्जाम दे देना, फिर मेरे को कह देना एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बन गया तो कंसेप्ट करवाऊंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे ना वो एग्जाम से पहले आपको जरूर कराऊंगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।